Jai Hind to all of you. So, I welcome you all for this platform, Abhipedia Defense, powered by Abhimanyu IAS. और आज अगेन वी आर बैक विद अनदर सेशन फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो हम लोग एनडीए की PYQ सीरीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं. तो ये उसी एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर पार्ट 2 है हिस्ट्री का. और हिस्ट्री के अंदर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे 2018 के क्वेश्चन पेपर्स की. ठीक है, बट उससे पहले हम लोग अभी जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, दैट इज दैट वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड आवर लाइव कोर्स फॉर एनडीए एग्जामिनेशन. ठीक है, जो आप अभिपीडिया डिफेंस के साथ कर सकते हैं. हमारी टीम है जो पूरा का पूरा ये आपको तैयार कराएगी. आपका मैथमेटिक्स से लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग, इंग्लिश, सब कुछ आपका इस लाइव कोर्स के अंदर कंप्लीट हो सकता है. ये लाइव कोर्स जो है आपके नेक्स्ट जो एनडीए एग्जाम, जो एनडीए 2 2021 है, एनडीए 2 2021 के लिए आपको पूरी तरीके से आपको तैयार करा दिया जाएगा. आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, इट इज लाइव बैच, सो इट इज गुड टू गो विद दिस पर्टिकुलर कोर्स. ओके, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये रियलाइज करा दिया जाएगा कि ऑब्वियसली इफ देयर इज अ स्मार्ट वर्क, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज बेटर, है ना. तो स्मार्ट वर्क आप करेंगे, हार्ड वर्क हम लोग बैठे हुए हैं आपके करने के लिए. तो सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स वाज फ्रॉम द इटली, who among the following travelers was from the Italy and visited the Vijayanagar kingdom in the 15th century. So इसमें पहला ऑप्शन है निकेतन, फाइशान, उसके बाद बर्नियर एंड निकोलो कॉन्ती, है ना. सो ये सारे के सारे जो ट्रैवलर हैं, आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और ये ट्रैवलर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं. विजयनगर एम्पायर के साथ कौन सा ट्रैवलर था जो सबसे ज़्यादा फेमस था, जिसने 15th सेंचुरी में ट्रैवल किया था? उसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इटालियन ट्रैवलर था जिसने ट्रैवल किया था, दैट वाज निकोलो कोंती. ठीक है, सो इसका आंसर जो है डी है. लेट्स टॉक अबाउट इटालियन ट्रैवलर. इनके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं, और इसी तरीके का आपको आगे जाके सवाल आएगा इन 4 ट्रैवलर्स के रिलेटेड, तो यू विल बी एबल टू आंसर देम वेरी वेल थ्रू दिस एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो निकोलो कोंती वाज एन इटालियन मर्चेंट, स्कॉलर भी थे और ट्रैवलर ऑब्वियसली थे ही थे. किसके टाइम पे उन्होंने विजिट किया? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निकोलो कोंती जो थे, ही विजिटेड विच एम्परर, मतलब किसके टाइम पे उन्होंने विजिट किया था और कौन सी एम्पायर को किया था? विजयनगरा किंगडम को किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, देवा राया जो 2 थे, उनके टाइम पे इन्होंने विजिट किया था. इसके अलावा हमारे पास निकेतन है. निकेतन के बारे में बात करें तो ही वॉज अ रशियन मर्चेंट एंड वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रैवल एंड डॉक्यूमेंट हिज विजिट टू इंडिया. ठीक है, तो ही वॉज रशियन. तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है इंडिया के अंदर कि निकेतन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, निकोलो कोंती कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है. ही डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी इन द जर्नी बियॉन्ड 3 सीज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा. दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज दैट कैन क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है आपके एग्जाम के अंदर. ठीक है, तो जर्नी बियॉन्ड 3 सीज किसने लिखी थी? निकेतन ने लिखी थी. ओके, उसके बाद है फाशियान was a Chinese traveler and Buddhist monk भी थे. ये एक्चुअली आए इंडिया में इसीलिए थे क्योंकि उस टाइम पे बुद्धिज्म का बहुत ही एपी सेंटर होता था इंडिया. तो वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आए थे, और वहाँ पे पढ़ाई करते करते इनको मन किया कि हाँ, मैं कुछ और एरियाज में भी ट्रैवल करता हूँ. तो वही ट्रैवलिंग जो है इन्होंने की, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी इंडिया के कल्चर से, और बुद्धिज्म जो शुरू हुआ इंडिया से. उसके बाद फाशियान के बारे में, ही ट्रैवल्ड फ्रॉम एंशिएंट चाइना टू एंशिएंट इंडिया बाय फुट, ऐसा कहा जाता है. ये बहुत किताबों में कम लिखा है, बट इट इज़ अ ट्रू फैक्ट दैट उन्होंने पैदल चलते ही करके पूरी की पूरी ट्रैवलिंग किया था. ही विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता 2. तो ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे कौन चाइनीज ट्रैवलर आए थे. उसके बाद बर्नियर फ्रैंकोसिस, बर्नियर जो थे वॉज अ फ्रेंच फिजिशियन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवलर. ही वॉज पर्सनल फिजिशियन टू मुगल प्रिंस दारा शिकोह. तो दारा शिकोह के ये पर्सनल फिजिशियन थे. ठीक है, कौन? बर्नियर थे, फ्रेंच फिजिशियन थे ये. द एल्डेस्ट सन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां, शाहजहां के जो एल्डेस्ट सन थे दारा शिकोह, उनके जो थे ये बेसिकली फिजिशियन थे. तो ये भी आपने याद रखना है इस चीज को. अंडरस्टैंड? तो क्लियर हो गया. तो हमने ये
इतना सारा एनालिसिस कर लिए, एक सवाल के ऊपर हमने इतनी सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंडिया के अंदर बहुत माइन्यूट लेवल पे वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, बट करना तो पड़ेगा। लेट्स सी, व्हेन डिड द स्टैम्प एक्ट कांग्रेस, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस जो है कंसिस्टिंग ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम 9 ऑफ द 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका, अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी, उसमें से 9 कॉलोनीज के डेलीगेट्स जो थे इस कांग्रेस के अंदर आए थे। कौन सी कांग्रेस? स्टैम्प एक्ट कांग्रेस, ठीक है। मीट इन द न्यूयॉर्क सिटी, जो कहां पे बैठी थी? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बैठी थी, ठीक है। सो इसमें राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आप बताइए 1763, 64, 65, 66, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1765। अब देखिए स्टैम्प एक्ट कांग्रेस जो है यहां पे it was also known as the first Congress of American colonies. Understand this point. The first Congress of American colonies क्या थी? Stamp Act Congress. इतना आपको याद हो गया, जो बैठी थी 1765 के टाइम पे। अब एग्जामिनर ने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है कि अक्टूबर 7 से लेके 25 अक्टूबर तक ये चली थी कांग्रेस, बट आगे पूछा जा सकता है क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल। तो उसके अंदर क्या है कि ये इस डेट से लेके इस डेट तक ये कांग्रेस बैठी थी, आपने ये याद रखना है। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यूयॉर्क, हमने पढ़ा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये स्टैम्प एक्ट कांग्रेस बैठी थी। 9 डेलीगेट्स आए थे, 9 डिफरेंट स्टेट से अमेरिका के, तो वो बैठे थे, और वो बैठे इसीलिए थे, वो रिप्रेजेंट इसीलिए कर रहे थे वो मीटिंग के अंदर, बिकॉज वहां पे कुछ उन्होंने बेसिकली दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश टैक्सेशन। तो ये जो सारा का सारा यूनिफाइड प्रोटेस्ट चल रहा था स्टैम्प एक्ट कांग्रेस के अंदर, ये बेसिकली चल रहा था जो ब्रिटिशर्स ने एक्सेसिव टैक्सेशन लगा रखा था, उसकी वजह वो वॉज द मेजर रीजन for sitting in the meeting and protest unified against this British taxation. Understood? तो ये सारी चीजें हैं जो स्टैम्प एक्ट कांग्रेस के रिलेटेड है, ठीक है। 1765 में हुई, अक्टूबर आप स्पेसिफिक डेट भी लर्न कीजिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। और ये ब्रिटिश टैक्सेशन के अगेंस्ट एक यूनिफाइड प्रोटेस्ट था अमेरिका की अलग अलग स्टेट्स का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट हम लोग सिर्फ क्वेश्चन याद नहीं रख रहे या समझ नहीं रहे, हम लोग इसकी पूरी स्क्रूटनी कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग निकाल सकते हैं। और जैसे जैसे ये क्वेश्चन की सीरीज को आप पढ़ते जाएंगे, हम लोग सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे, हम लोग इसके अंदर पूरा 360 डिग्री का एनालिसिस कर रहे हैं। और वैसे ही क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर क्वेश्चन अब आगे जब पूछा जाएगा तो ये जो भी आप पढ़ेंगे इसके अंदर वो उधर से ही सवाल पूछा जाएगा। होम रूल मूवमेंट, खिलाफत, जलियांवाला बाग या अगस्त डिक्लेरेशन, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। सो इसका आंसर है जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो है उसके बारे में देख लेते हैं कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पे ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे उन्होंने अनआर्म्ड जिन्होंने कोई हथियार नहीं उठाए थे, वो सिंपली एक जगह पे इकट्ठे हुए थे और उनके ऊपर जो है ब्रिटिश ट्रूप्स ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सो द पॉइंट इज बहुत सारे लोग जो है इस वजह से मर गए, डेथ हो गई उनकी। एंड ये जो इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी डेट थी जब ये मैसेकर हुआ था। थाउजेंड ऑफ पीपल वर गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर, ठीक है। और बेसिकली उनका कुछ मुद्दा था, मुद्दा यही था, बैसाखी वाला दिन था और उनके जो लीडर्स थे, जो इस पूरी के पूरे 1000 ऑफ लोग जो इकट्ठे हुए थे, उनका कुछ एक मुद्दा था कि बेसिकली लीडर्स थे सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, ये 2 लीडर्स थे इनके, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने कैद करके रखे हुए थे। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही ये लोग इकट्ठे हुए थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई प्रोटेस्ट, कोई कुछ नहीं, अनार्म्ड थे और इनके ऊपर गोलियां बरसा दी। अब इसी सिचुएशन में व्हाट हैपेंड इज, जनरल डायर जो था, ही वाज द एक्चुअली लीडिंग दैट ट्रूप और उसने ये ऑर्डर दिया था और तभी ये सारा कुछ अंजाम हुआ था। अब इसी चीज को प्रोटेस्ट करने में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड था उन्होंने ये दे दिया एंड ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया। अंडरस्टैंड? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पर्सन हु थ्रू अ बॉम्ब अलोंग विद द भगत सिंह ऑन द सेंट्रल असेंबली
इन दिल्ली? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कौन थे भगत सिंह के साथ जिन्होंने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है उसको अंजाम दिया था? देखो ये दिल्ली में हुआ. कौन सा दिल्ली में हुआ? ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यहाँ पे इन्होंने बॉम्ब फेंका था. किन्होंने? भगत सिंह ने, और साथ में इनके साथ एक और साथी थे. तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्स्पिरेसी थी. किनकी? भगत सिंह और उस साथी की. तो इसीलिए इसको कहते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस. अंडरस्टूड हो गया? सो इसमें उनके साथ में कौन थे वो देख लेते हैं. सुखदेव, राजगुरु, सोहन सिंह या बटुकेश्वर दत्त. तो एक्चुअली दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो भगत सिंह ने किया था, भगत सिंह और इनके साथ में थे बीबी, मतलब बटुकेश्वर दत्त, मतलब भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त. तो ये दोनों ने एक्चुअली इस असेंबली के अंदर बम फेंका था. बट बम का मकसद ये नहीं था कि उनको किसी को मारना था, जान से मारना था या डराना था. इट वॉज जस्ट समथिंग एल्स. कुछ प्रोटेस्ट वो दिखा रहे थे कि हम लोग इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल पास हो रहा है उस बिल के अगेंस्ट हैं, और यही सुनाना चाहते हैं आपको कि हमारी आवाज़ कितनी बुलंद है बम फेंक के. ठीक है, चलो इसको और देख लेते हैं अच्छे से. जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, एंड अदर्स वर द रिवोल्यूशनरी. ठीक है, BSR, या ये लोग जो थे भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन तीनों को बेसिकली फांसी हुई थी. ठीक है, लेकिन जो बम वाली बात है कि 2 बम गिराए गए थे, 2 बॉम्ब्स वर थ्रोन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली बाय द भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त. ठीक है, कब हुआ था? 1929 8 अप्रैल को. 1929 8 अप्रैल को इस तरीके से गिराया गया था. ठीक है, अब इसका मकसद क्या था? बेसिकली एक बिल था, जो बिल इस असेंबली में पास हो रहा था. उस बिल का नाम क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल. पब्लिक सेफ्टी बिल. अब ये एक्चुअली तो पब्लिक सेफ्टी बिल की बात हो रही है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एक बहुत ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी लोगों के ऊपर इस बिल के एक्ट बनने के बाद. ठीक है, तो यही बिल जो है इसी को बेसिकली दिखाने के लिए कि वी आर नॉट सपोर्टर ऑफ दिस बिल, इन्होंने ये बम फेंका था. बट लोगों के ऊपर नहीं फेंका, बट ऐसे खाली में फेंका था. ठीक है, नॉट टू हार्म समवन बट फॉर द पब्लिक, दिखाने के लिए. ठीक है, अब बटुकेश्वर दत्त बोथ वर अगेंस्ट द बिल पासिंग इन द सेंट्रल असेंबली. तो आपको ये चीज क्लियर होगी. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता? कोर्ट पोएट कौन थे समुद्रगुप्ता के? सबसे पहले है बाणभट्टा, हरिसेन, चांद बरदाई या भावभूति. ठीक है, समुद्रगुप्ता के कौन कोर्ट पोएट थे? ठीक है, अब समुद्रगुप्ता जो थे वो नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको. ठीक है, बहुत ज़्यादा एरियाज जो थे, साउथ के एरियाज इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए थे. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द आंसर. सो आंसर इज हरिसेन. ठीक है, देख लेते हैं. हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता के ये हरिसेन कोर्ट पोएट थे. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट इज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. बेसिकली क्या था कि इलाहाबाद में एक पिलर बनाया, वहाँ पे इंस्क्राइब कर दिया, वहाँ पे इन्होंने लिखवा दिया अबाउट, बहुत अच्छी प्रशंसा की उस पिलर के ऊपर, इंस्क्राइब करवा दिया, लिखवा दिया. क्या लिखवाया? प्रशंसा लिखवाई. किसकी? समुद्रगुप्ता की. ठीक है, तो इसी को ही हम लोग प्रयाग तो आपको पता है इलाहाबाद को कहते हैं. प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा करना. ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 33 लाइन कंपोज्ड बाय हरिसेना ने इस पूरे इंस्क्रिप्शन के अंदर 33 लाइन थी जो लिखी थी. ठीक है, जो प्रशंसा में लिखी थी समुद्रगुप्ता की. अंडरस्टैंड? अब प्रयाग प्रशस्ति इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एपोग्राफिक सोर्सेज अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. मतलब गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अगर आपको जानना है तो ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी गुप्ता डायनेस्टी की. समुद्रगुप्ता जो है वो बहुत ही अलग अलग बिलोंग करते थे. बिलोंग मतलब इंटरेस्ट लेते थे, रुचि लेते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने दरबार में बहुत सारे पोइट्स को शरण दिया था, स्कॉलर्स को शरण दिया था, और उसी में हरिसेना भी इनके कैटेगरी के अंदर थे. एंड समुद्रगुप्ता वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता 1 एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. चंद्रगुप्ता 2 भी ग्रेटेस्ट थे, बट उसके बाद जो कैटेगरी ऑफ ग्रेटेस्ट में आती है गुप्ता रूलर में, तो समुद्रगुप्ता भी उस कैटेगरी के अंदर आते हैं.
और वी एस स्मिथ जो है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्ता को, किसके द्वारा? वी एस स्मिथ को। तो आपने ये सब चीज़ें देख ली। हरिसेना के बारे में पढ़ा, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। हरिसेना ने वो जो इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें 33 लाइन लिखी हुई है। अब ये 33 लर्न नहीं करना, बट देयर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हरिसेना while writing the making the इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है वी एस स्मिथ के थ्रू। सो इस सेशन के अंदर हमने 2018 के क्वेश्चन पेपर को देखा, उसमें अंडरस्टैंड किया कि हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस आए हैं। दीज आर सरफेस लेवल क्वेश्चंस। हिस्ट्री अंडरस्टैंड दिस, 80 नंबर की हिस्ट्री आएगी और 80 नंबर तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, एक नंबर पे लोग रह जाते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट जो आई हैव सीन माई कैंडिडेट ऑल्सो जो बेसिकली एक नंबर पे उनकी मेरिट आउट हो गया। नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS इन देयर कॉलेज डेज, ठीक है। और तो दिस इज व्हाट द लक हम लोग कह सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लानिंग। तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्रॉम द PCM बैकग्राउंड, उन्होंने हिस्ट्री जोग्राफी को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, और जब पढ़ा भी तो इतना वास्ट पढ़ लिया कि वहाँ से सवाल नहीं आए। इससे प्रॉब्लम ये आती है जब आप पढ़ भी बहुत ज़्यादा लेते हैं ना, उस टाइम पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो उधर आपको स्ट्रैटेजिक तैयारी करनी है। मेंटोरशिप ऐसी वही चीज़ होती है मेंटोरशिप की, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से बता दिया जाता है कि यहाँ से इतना सवाल आएगा और इतना इतना पढ़ना है। क्योंकि आपने ऐसा तो नहीं है यू हैव टू टॉप द एग्जाम। आपको जी अगर हिस्ट्री पूछी जा रही है तो आप सारी NCERTs पढ़ लो, सारा किताबें पढ़ लो, आपको पूरे मास्टरी करनी है, PhD करनी है। आप 12th लेवल के स्टूडेंट्स हो तो क्वेश्चन भी आपका वैसा ही पूछा जाता है, वो आपके साथ गलत नहीं कर रहे होते हैं। एग्जामिनर, UPSC के एग्जामिनर जो है आपसे गलत नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया। इट इज़ जस्ट सरफेस नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस NDA एग्जाम। लेकिन जब आप NDA नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, और सोचिए, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि NDA जो एग्ज़ाम है इट इज़ द बेस्ट एंट्री, सबसे बढ़िया एंट्री है एग्ज़ाम की। आप SSB में जाएंगे, आपसे वो आपके अंदर जो होगी ना वो सच्चाई निकलेगी, और सच्चाई जब निकलेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, और उनको जब अच्छा लगा तो आपका सिलेक्शन होएगा। बट मेजरली जो बच्चे होते हैं जो क्लियर नहीं, जो पहुंच नहीं पाते, क्लियर नहीं कर पाते NDA, वो होते हैं 90% स्टूडेंट्स वही होते हैं जो NDA क्लियर नहीं कर पाते। NDA एग्ज़ाम का पहला जो चरण होता है, पहला पग होता है, उसको क्लियर नहीं कर पाते। दैट इज़ योर पेपर 1 एंड पेपर 2 गैट और मैथमेटिक्स, उसको ही क्लियर नहीं कर पाते। तो आगे जाके कैसे आप अपने आप को एसेस करवाओगे SSR से? तो इतना अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर NDA की तैयारी आप करना चाहते हो तो हम लोग क्या है, हम लोग इस तरीके से आपको NDA की तैयारी करवाएंगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ कि आपको ज़्यादा कहाँ पे ध्यान लगाना है, कहाँ पे कम लगाना है। लेकिन जो कम वाला है वो इतना कम मत लगा दो कि आपका जो पेपर है वो इतना आपका कॉन्फिडेंस ना आए, आपको मज़ा ना आए करने में। सो जैसे आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो जितने भी PCM वाले स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर मार खा लेते हैं। वो सोचते हैं यार बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, वास्ट है, इंटरेस्ट नहीं आता है। यार सब कुछ आएगा आपको, जब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी जो नॉलेज होगी उसको जब अप्लाई करोगे और क्वेश्चन सॉल्व होगा, सबसे बड़ा मज़ा तो वही होगा। और क्वेश्चन सॉल्व तब होगा जब नॉलेज लिमिटेड होगी, एक्स्ट्रा एक्सेसिव नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री 80 नंबर का है। आगे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके 400 नंबर बना देंगे। 400 नंबर नहीं बनाएंगे सॉरी, बट इतने नंबर बनाएंगे जिसमें से आपका जो है 200 नंबर तो ये 3 सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि कितना वेटेज रखते हैं ये। मैथमेटिक्स तो है ही है, दुनिया मैथमेटिक्स कर रही है, पॉलिटी इंग्लिश कर रही है, लेकिन ये सब्जेक्ट आप करोगे यू विल रियलाइज द डिफरेंस इन योर सिलेक्शन रेट। अंडरस्टैंड? सो कोई भी डाउट क्वेरी है आप डायरेक्टली हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आवर नंबर इज 8894-320-850। ठीक है, 8894-320-850। तो ये जो नंबर है आप देखिए, इसको व्हाट्सएप कीजिए एंड डू लेट अस नो स्टार्टिंग फ्रॉम द NDA एग्जामिनेशन से लेके टिल योर मेरिट लिस्ट
वी ऑल आर विद यू, हम लोग आपके साथ रहेंगे, ठीक है, तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आपको कोई भी डाउट क्वेरी है, हमारा टेलीग्राम चैनल है अभीपीडिया डिफेंस के नाम से, अभीपीडिया डिफेंस, ठीक है। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यह हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, हमारा फेसबुक है। आप कहीं पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दिस चैनल, ठीक है। तो मैं अभी आपसे अलविदा कहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आई वांट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कीजिए फॉर ऑल द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग। थैंक यू, जय हिंद।